chemical control and coordination, or chemical coordination and integration. This is the chapter which we have studied in the last lecture, and all the endocrine glands, as you know, we have covered, and mechanism of hormone action, types of hormone, all these things we have studied in this chapter. Now we will solve the MCQs on the same chapter from the book which is provided to you, MTG NEET Guide. And this was the chapter which is remaining from Human Physiology Unit. So up to the neural control and coordination we have covered, and now only one chapter was remaining. Theory is already completed. MCQ we will complete in this lecture. So chemical coordination and integration. Please open page number 309 on your book MTG NEET Guide, and the MCQs are starting from question number 131. So see question number 131. Which one of the following statement is correct? The statements are: endocrine glands regulate neural activity but not vice versa. Second है statement: neurons regulate endocrine activity but not vice versa. C is endocrine glands regulate neural activity and nervous system regulates endocrine gland. D option is neither hormone control neural activity nor the neuron control endocrine activity. So out of these we have to pick up the correct statement. So from the four statements given to us, let us consider each statement. Endocrine gland regulate the neural activity but not vice versa. मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो न्यूरल एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं लेकिन वाइस वर्सा नहीं होता. मतलब एंडोक्राइन न्यूरल को कंट्रोल करते हैं लेकिन न्यूरल जो है वो एंडोक्राइन को कंट्रोल नहीं करता, ऐसा इस स्टेटमेंट में बोला गया है. तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हमको पता है, हमने स्टडी किया है. सेकेंड स्टेटमेंट है न्यूरॉन्स रेगुलेट एंडोक्राइन एक्टिविटी बट नॉट वाइस वर्सा. सी स्टेटमेंट है एंडोक्राइन ग्लैंड रेगुलेट न्यूरल एक्टिविटी एंड नर्वस सिस्टम रेगुलेट एंडोक्राइन ग्लैंड. डी ऑप्शन है नाइदर हार्मोन कंट्रोल न्यूरल एक्टिविटी नॉर द न्यूरॉन कंट्रोल एंडोक्राइन एक्टिविटी. तो यहाँ पर हमको करेक्ट स्टेटमेंट देखना है. तो इसमें से अगर हम देखें ईच एंड एवरी स्टेटमेंट को थोड़ा सा एनालाइज करें तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट में ये बोला गया है कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो है ये न्यूरल एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं लेकिन नर्वस सिस्टम जो है उसका एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता, ऐसा बोलना है इस स्टेटमेंट में. तो हमको पता है कि नर्वस सिस्टम का एंडोक्राइन के ऊपर भी जो है वो इफेक्ट होता है. जैसे हाइपोथैलेमस की एग्जांपल हमने स्टडी की है, तो हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करता ही है. तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो ए स्टेटमेंट है ये तो करेक्ट नहीं है. सेकंड जो है न्यूरॉन्स रेगुलेट एंडोक्राइन एक्टिविटी बट नॉट वाइस वर्सा, ये स्टेटमेंट पहले वाले का ही बस अपोजिट है. नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड मैनर में वर्क करते हैं. फिर स्टेटमेंट सी है एंडोक्राइन ग्लैंड रेगुलेट न्यूरल एक्टिविटी, मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो न्यूरल एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं और नर्वस सिस्टम कहीं ना कहीं कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स को भी रेगुलेट करता है, ऐसा इसमें बोलना है. तो ये स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है क्योंकि दोनों ही सिस्टम जो है वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं. सो आवर सी स्टेटमेंट इज करेक्ट. देन क्वेश्चन नंबर 132 है which one of the following is not a secondary messenger in hormonal action.
हार्मोन एक्शन में सेकेंडरी मैसेंजर जो है इनमें से कौन सा नहीं है? सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी मैसेंजर इन हार्मोन एक्शन? ऑप्शंस दिए हुए हैं CAMP मतलब साइक्लिक AMP, सेकेंड ऑप्शन है CGMP साइक्लिक GMP, बी ऑप्शन में साइक्लिक GMP है, सी ऑप्शन में दिया हुआ है कैल्शियम और डी ऑप्शन में दिया हुआ है सोडियम। तो इनमें से कौन सा सेकेंडरी मैसेंजर नहीं है? हमने सेकेंडरी मैसेंजर स्टडी किए हैं, अगर आप रिकॉल करेंगे तो जो हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक था मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, उसमें हमने जो है वो मेन दो कैटेगरी के हार्मोन्स को उनके एक्शन के रिस्पेक्ट में स्टडी किया है। कुछ हार्मोन्स जो होते हैं वो पेप्टाइड डेरिवेटिव होते हैं, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव होते हैं या प्रोटीन से डिराइव्ड होते हैं। तो प्रोटीन डिराइव्ड जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं दे आर प्रेजेंट ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल। जो टारगेट ऑर्गन के सेल्स होते हैं उनकी मेम्ब्रेन पर उसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं इन हार्मोन्स के। और जो स्टीरॉयड कैटेगरी के हार्मोन है मतलब लिपिड डिराइव्ड जो हार्मोन्स होते हैं उन लिपिड डिराइव्ड हार्मोन्स के जो रिसेप्टर हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं और उनकी जो एक्टिविटी होती है वो हमारे न्यूक्लियस के जीनोम तक जाकर के वो एक्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि कौन सा इनमें से सेकेंडरी मैसेंजर नहीं है। मींस यहाँ पर दिए हुए साइक्लिक AMP, साइक्लिक GMP और कैल्शियम सोडियम। तो हमने स्टडी किया है कि साइक्लिक AMP जो है ये सेकेंडरी मैसेंजर है, साइक्लिक GMP भी जो है सेकेंडरी मैसेंजर है, जो जैसे ही प्राइमरी मैसेंजर मतलब हार्मोन रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करता है सरफेस रिसेप्टर पर तो वो अपना मैसेज जो होता है साइटोप्लाज्म में इन्हीं में से कोई एक सेकेंडरी मैसेंजर के जरिए ट्रांसफर करता है। So cyclic AMP is secondary messenger, cyclic GMP is also the secondary messenger. Even the calcium ions also mediate the hormonal response. कैल्शियम आयंस भी जो है हार्मोनल रिस्पांस मीडिएट करते हैं। सिर्फ सोडियम यहाँ पर ऐसा ऑप्शन है जो सेकेंडरी मैसेंजर के तौर पर वर्क नहीं करता है। एक और मैंने बताया था इसके अंदर IP3 इनोसिटोल 3 फॉस्फेट या इनोसिटोल फॉस्फेट वो भी सेकेंडरी मैसेंजर के तौर पर काम करता है। तो यहाँ अपने जो चार ऑप्शंस हैं इन चार ऑप्शंस में से जो सेकेंडरी मैसेंजर नहीं है वो है सोडियम आयन। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन सोडियम। देन क्वेश्चन नंबर 133, a steroid hormone which regulate glucose metabolism is, इनमें से कौन सा स्टीरॉयड हार्मोन ऐसा है जो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं कॉर्टिसोन, कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरॉन और डी ऑप्शन है 11 डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉन। तो जितने भी हैं यहाँ पे सारे के सारे स्टीरॉयड हार्मोन हैं, पर हमको वो देखना है कि कौन सा स्टीरॉयड हार्मोन जो है वो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। तो हमने स्टडी किया है एड्रिनल के कॉर्टेक्स वाले रीजन से रिलीज होने वाले हार्मोन्स को। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के वेरियस टाइप के जो हार्मोन्स हैं दे आर कॉल्ड एज कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन, उनको हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन कहते हैं। तो इसमें से वो हार्मोन जो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है या कंट्रोल करता है वो है कॉर्टिसोल हार्मोन, कॉर्टिसोल हार्मोन। सो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉर्टिकॉइड है वो है कॉर्टिसोल हार्मोन, जो कि एड्रिनल के कॉर्टेक्स वाले रीजन से, मिडल रीजन से रिलीज होता है। जोना फेसिकुलेटा रीजन है वहां से रिलीज होता है और ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। ब्लड में जो है ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को ये इंक्रीज करवाता है बाय कन्वर्टिंग प्रोटीन एंड फैट इनटू कार्बोहाइड्रेट। इस प्रोसेस को आपको पता होगा क्या कहते हैं, इसको ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं, मींस सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम सम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस। तो उसके अंदर ये रोल प्ले करता है कॉर्टिसोल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्यूमुलेशन एंड रिलीज सेंटर ऑफ न्यूरो हार्मोन? इसमें से न्यूरो हार्मोन का एक्यूमुलेशन और रिलीज सेंटर कौन सा है? मतलब कहां पर न्यूरो हार्मोन जो है वो जमा होते हैं और जमा होने के बाद में फिर रिलीज होते हैं वहां से।
तो ऑप्शंस में दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है एंटीरियर पिट्यूटरी लोब, सेकंड है पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब, सी है इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड और डी है हाइपोथैलेमस। तो इसमें से एक्यूमुलेशन एंड रिलीज सेंटर ऑफ न्यूरो हार्मोन, न्यूरो हार्मोन कहां पर जमा होते हैं और कहां फिर रिलीज होते हैं। तो एंटीरियर पिट्यूटरी लोब नहीं है, यहाँ दो कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब और एक हाइपोथैलेमस। इंटरमीडिएट पिट्यूटरी लोब भी नहीं है। तो क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर कर पूछा गया है कि एक्यूमुलेशन सेंटर और रिलीज सेंटर, न्यूरो हार्मोन बोला गया वर्ड, न्यूरो हार्मोन इंपॉर्टेंट है वर्ड। तो न्यूरो हार्मोन्स जो हैं ये सिंथेसाइज भी होते हैं, जो वेरियस टाइप के न्यूक्लियाई होते हैं। हाइपोथैलेमस में सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई और भी सोमेटोमेडिन न्यूक्लियाई, इस तरह के अलग अलग जो न्यूक्लियाई होते हैं, जो कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, वहां से सिंथेसाइज भी होते हैं और फिर वहीं से वो रिलीज भी होते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे लिए इस क्वेश्चन में वो है हाइपोथैलेमस। सो हाइपोथैलेमस जो है वो सेंटर है जहां पर न्यूरो हार्मोन जमा होते हैं और फिर वहां से रिलीज होते हैं, और फिर ये जो न्यूरो हार्मोन्स होते हैं ये पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करते हैं, उसके सिक्रीशंस को रेगुलेट करते हैं। तो हमने स्टडी किया है हाइपोथैलेमस से वेरियस टाइप के रिलीजिंग फैक्टर्स को और इनहिबिटिंग फैक्टर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135 है, विच हार्मोन कॉज डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, इंक्रीज्ड ऑक्सीजन कंजप्शन एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस। कौन सा हार्मोन जो है ब्लड वेसल्स को फैलाता है, डायलेट करता है, ऑक्सीजन कंजम्पशन को हमारे बॉडी सेल्स में इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, और ग्लाइकोजिनोलाइसिस परफॉर्म करता है, मतलब ग्लाइकोजन का लाइसिस, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन। तो जब ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन होगा तो उसकी वजह से ग्लूकोज बनेंगे, क्योंकि ग्लूकोज की मल्टीपल यूनिट्स हैं जिससे ग्लाइकोजन बनता है, पॉलीसेकेराइड है एक तरह का, और जब वो ब्रेक होगा तो उससे फिर उसके बेसिक यूनिट्स ग्लूकोज बनेंगे। तो कौन सा हार्मोन जो है वो इस प्रोसेस में हेल्प करता है, और ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं ग्लूकागॉन, सेकंड ऑप्शन है एसीटीएच, इंसुलिन, डी है एड्रेनालिन। तो ग्लाइकोजन की लाइसिस करने वाला, सडनली लाइसिस करने वाला, और देखो यहाँ पर देखा जाए तो इंसुलिन जो है वो भी वो हमारे ब्लड में शुगर लेवल को कम करता है, मतलब वो हमारे शुगर को जो है सप्रेस करता है, या यूं कहें कि उसको कन्वर्ट करता है स्टोरेज करने के लिए। ग्लूकागॉन जो है वो ब्रेक करता है, शुगर लेवल को बढ़ाता है, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है। बट यहाँ पे और भी कुछ फंक्शंस दिखाए हुए हैं, जैसे बोला गया है कि हार्मोन कॉजेस डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल। अगर सिर्फ ये बोला होता कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस, तो कहीं ना कहीं हमारा ग्लूकागॉन वाला ऑप्शन भी जो है वो रिलेट करता हमारे क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन में जो है वो डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल भी बोला गया है, इंक्रीज ऑक्सीजन कंजम्पशन, मतलब ऑक्सीजन का कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब कि मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो रहा है, मतलब बीएमआर भी बढ़ रहा है यहाँ पर, और ग्लाइकोजिनोलाइसिस भी हो रहा है। तो यहाँ पे जो सुटेबल ऑप्शन है दी हुई कंडीशन के हिसाब से, यानी हमारे क्वेश्चन में जो कंडीशंस दी हुई हैं उन कंडीशन के हिसाब से जो सुटेबल ऑप्शन है वो ऑप्शन बनता है एड्रेनालिन। तो एड्रेनालिन जो है ये डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल भी करता है, इमरजेंसी हार्मोन में आता है एड्रेनालिन, और नॉर एड्रेनालिन दोनों ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं, ऑक्सीजन कंजम्पशन को बढ़ाते हैं, हार्ट रेट को भी बढ़ाते हैं, और ग्लाइकोजिनोलाइसिस को बढ़ाते हैं। तो उसकी वजह से हमको सडनली जो है एनर्जी मिल जाती है। तो हमने स्टडी किया था इसको फाइट, फ्लाइट और फ्राइट कंडीशन वाले हार्मोन में, तो ये उसी कैटेगरी में आ रहा है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, एड्रेनालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136। तो क्वेश्चन नंबर 136 में पूछा गया है, अ पर्सन इज हैविंग प्रॉब्लम्स with calcium and phosphorus metabolism in his body। कोई पर्सन को कैल्शियम और फास्फोरस मेटाबॉलिज्म को लेकर के उसकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है। Which one of the following glands may not be functioning properly? कौन सा ग्लैंड है जो हो सकता है प्रॉपर्ली काम ना कर रहा हो, जिसकी वजह से ये कंडीशन आई हो।
तो यहाँ क्वेश्चन में ऑप्शंस दिए हुए हैं पैरोटिड ग्लैंड, पेंक्रियाज, थायराइड, पैराथायराइड। तो क्वेश्चन में फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, पर्सन इज हैविंग प्रॉब्लम विद कैल्शियम एंड फास्फोरस मेटाबॉलिज्म। कैल्शियम और फास्फोरस मेटाबॉलिज्म जो है वो डिफेक्टिव है, तो कौन सा ग्लैंड जो है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा होगा। अब यहाँ पे दो ऑप्शन जो है वो बहुत करेक्टली रिलेट करते हैं इस दी हुई कंडीशन से, क्योंकि पैरोटिड और पेंक्रियाज तो रिलेट नहीं कर रहे हैं। हमने पढ़ा है थायराइड और पैराथायराइड। तो थायराइड के सेल से जो हार्मोन रिलीज होता है वो होता है थायरोकैल्सिटोन, टीसीटी, और पैराथायराइड से जो है पैराथॉर्मोन रिलीज होते हैं। तो ये दोनों हार्मोन का फंक्शन मैंने बताया था। थायराइड क्या करता है, ये बोन्स के ऊपर कैल्शियम को डिपॉजिट करवाता है, मतलब ब्लड में से कैल्शियम को लेके बोन्स के ऊपर उसका डिपॉजिशन। जबकि पैराथायराइड क्या करता है, पैराथायराइड जो है ये बोन्स पर से कैल्शियम को उठा के ब्लड में लेके आता है। तो पैराथायराइड जो है ये एक तरह से हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन है। तो यहाँ पर कैल्शियम और फास्फोरस का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा है, मींस सेलुलर मेटाबॉलिज्म उसका प्रॉब्लम में आ रहा है। तो इसका मतलब कि ब्लड से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है, ब्लड में कैल्शियम और फास्फोरस के लेवल से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो यहाँ जो ज्यादा सुटेबल ऑप्शन हमारा बनता है वो है पैराथायराइड। तो दोनों के फंक्शन जो है आप उसमें एक्सप्लेनेशन में देख लीजिए और एक बार आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने सिनॉप्सिस के टाइम पर तो इसको बताया ही था। सो यहाँ पर जो पैराथायराइड है, द पैराथायराइड ग्लैंड्स आर स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड, दे आर लोकेटेड एट द लेटरल साइड of the thyroid lobe, usually located behind the thyroid gland, which produce parathormone. Parathyroid hormone, also known as parathormone, it is a small protein nature का होता है, that takes part in the control of calcium and phosphorus homeostasis. homeostasis का मतलब होता है constant level पर किसी आयन के लेवल को मेंटेन रखना, और एज वेल एज बोन फिजियोलॉजी, बोन की फिजियोलॉजी को भी मेंटेन करता है। व्हेन ब्लड कैल्शियम लेवल ड्रॉप्स बिलो अ सर्टेन पॉइंट, तो ये पॉइंट याद रखने वाला पॉइंट है कि ब्लड कैल्शियम लेवल जब एक क्रिटिकल पॉइंट तक ड्रॉप हो जाता है, कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर इन द पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड के सेल्स में कुछ कैल्शियम को सेंस करने वाले रिसेप्टर्स होते हैं, आर एक्टिवेटेड, वो एक्टिवेट होते हैं, रिलीज दिस हार्मोन इनटू द ब्लड, इस हार्मोन को रिलीज करते हैं। फिर इट देन स्टिमुलेट्स ऑस्टियोक्लास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड ऑस्टियोक्लास्ट। बोन में अलग अलग टाइप के जो है वो आपने सेल्स स्टडी किए हैं, ऑस्टियोब्लास्ट स्टडी किया है, ऑस्टियोक्लास्ट स्टडी किया है, और बोन मैक्रोफेजेस वगैरह भी होते हैं कुछ। तो इसमें से ये स्टिमुलेट करता है ऑस्टियोक्लास्ट को टू ब्रेक डाउन बोन, मतलब बोन की लीचिंग होती है वहां पर, एंड रिलीज कैल्शियम आयन इनटू द ब्लड। फिर वहां से कैल्शियम आयन धीरे धीरे ब्लड में आना शुरू हो जाते हैं, एंड इंक्रीज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, और फिर वो जाकर के जीआई ट्रैक्ट पर काम करते हैं, यानी हमारे इंटेस्टाइन पर वर्क करते हैं, वहां से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाते हैं, तो धीरे धीरे फिर उसका लेवल ब्लड में भी बढ़ना शुरू होता है। तो ये है पूरा मैकेनिज्म कि किस तरह से पैराथॉर्मोन काम करते हैं। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 136 था। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 137, feeling the tremors of an earthquake, a scared resident of 7th floor of a multi-storied building start climbing down the stairs rapidly. Which hormone initiated this action? तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन किस तरह से अप्लाइड फॉर्म में पूछा गया है। तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि एक 7th फ्लोर का कोई रेजिडेंट है बिल्डिंग का, और उसने जो है वो ट्रेमर फील किया, ट्रेमर मींस तो वाइब्रेशन फील किया, अर्थक्वेक जैसा कोई वाइब्रेशन उसने वहां पर फील किया, और जल्दी जल्दी जो है वहां से फौरन सीढ़ियों से नीचे उतरना स्टार्ट किया उसने। सो ही स्टार्ट क्लाइंबिंग डाउन द स्टेयर्स रैपिडली, और यहाँ पर उसकी बॉडी की फिजियोलॉजी में या उसके ब्लड में कौन सा हार्मोन जो है ये कम ज्यादा हुआ होगा या बढ़ गया होगा, ये यहाँ पर पूछना। विच हार्मोन इनिशिएटेड दिस एक्शन, ऐसा करने के लिए उसको किसने, कौन से हार्मोन ने स्टिमुलेट किया, ये क्वेश्चन यहाँ पर है। और ऑप्शंस में दिया हुआ है पहला पैरोटिड ग्लैंड, सेकंड है पेंक्रियाज ग्लैंड का नाम दिया हुआ है, सी है थायराइड, और डी है पैराथायराइड। तो यहाँ पे
जो कंडीशंस हैं, जस्ट वेट, क्वेश्चन नंबर 136 ऑप्शंस में डबल से रिपीट कर रहा हूं। ऑप्शंस जो है, पहला ऑप्शन है एड्रेनालिन, सेकेंड ऑप्शन है ग्लूकागॉन, सी ऑप्शन है गैस्ट्रीन, डी ऑप्शन है थायरोक्सिन। तो ये है 137 के ऑप्शन, पहले मैंने 136 के रीड कर दिए थे। तो यहाँ पे feeling the tremors of an earthquake, a scared resident of 7th floor of a multi-storied building start climbing down the stair rapidly. Which hormone initiated this action? Option adrenaline, glucagon, gastrin, thyroxine. तो हमको पता है यहाँ पे जो कंडीशन है, this is the stressful condition. ये stressful condition है, और जो कंडीशंस हमने स्टडी की हैं, फाइट, फ्लाइट और फ्राइट वाली कंडीशन, उनमें से एक कंडीशन है ये। तो ऐसे में या हम बोल सकते हैं दिस इज वन ऑफ द इमरजेंसी कंडीशन, और इमरजेंसी हार्मोन है या इमरजेंसी कंडीशन को लाने वाला जो हार्मोन है, दिस इज द एड्रेनालिन हार्मोन। सो एड्रेनालिन हार्मोन का लेवल उसके ब्लड में सडनली इंक्रीज हुआ होगा, जिसकी वजह से उसको वो इस तरह से एक्ट कर रहा है। सो करेक्ट ऑप्शन इज एड्रेनालिन, ऑप्शन ए एड्रेनालिन। क्वेश्चन नंबर 138, which one of the following pairs of organs includes only the endocrine gland? इनमें से कौन सा पेयर ऑफ ऑर्गन जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड इंक्लूड कर रहे हैं, मतलब सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड वाला ऑप्शन। मतलब हर एक ऑप्शन में आपको दो दो ग्लैंड के नाम दिए हुए हैं, उसमें से हो सकता है एक आध एक्सोक्राइन हो। तो हमको ये देखना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर दोनों नाम जो है, दोनों ग्लैंड जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है थाइमस एंड टेस्टिस, सेकेंड ऑप्शन है एड्रीनल एंड ओवरी, सी ऑप्शन है पैराथायरॉइड एंड एड्रीनल, डी ऑप्शन है पेंक्रियाज एंड पैराथायरॉइड। तो दोनों ग्लैंड एंडोक्राइन होना चाहिए। तो पहले ऑप्शन में थाइमस टेस्टिस दिया हुआ है, ओनली एंडोक्राइन बोला गया है, ये भी है ओनली एंडोक्राइन, मतलब कोई अदर फंक्शन नहीं होना चाहिए। फिर दूसरे ऑप्शन में बोला गया है एड्रीनल एंड ओवरी, सी ऑप्शन है पैराथायरॉइड एंड एड्रीनल, डी है पेंक्रियास पैराथायरॉइड। तो हमको डी ऑप्शन में पता है डायरेक्टली कि पेंक्रियास जो है ये तो डुअल ग्लैंड है, एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। तो यहाँ पर कंडीशन है ओनली एंडोक्राइन ग्लैंड वाली। फिर ऐसे ही ऑप्शन सी में पैराथायरॉइड और एड्रीनल है, ये दोनों ग्लैंड जो है वो एक्सक्लूसिवली एंडोक्राइन है। और बी ऑप्शन में एड्रीनल ओवरी बोला है, तो एड्रीनल जो है वो एंडोक्राइन है, ओवरी भी एंडोक्राइन है, बट ओनली एंडोक्राइन वाली कंडीशन होना चाहिए। तो ओवरी एंडोक्राइन होने के साथ साथ में फीमेल गैमेट्स भी फॉर्म करती है। फिर इसी तरह से थाइमस टेस्टिस का एक ऑप्शन है, ए वाला ऑप्शन, तो इसमें थाइमस तो एंडोक्राइन है और टेस्टिस जो है वो भी एंडोक्राइन है, बट टेस्टिस जो है वो मेल गैमेट्स भी फॉर्म करते हैं। तो इसमें जो ओनली एंडोक्राइन की पेयर है वो है पैराथायरॉइड एंड एड्रेनल ग्लैंड। सो ऑप्शन सी पैराथायरॉइड एंड एड्रेनल, दीज आर द एक्सक्लूसिवली एंडोक्राइन ग्लैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139 है, द ब्लड कैल्शियम लेवल इज लोअर्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ। ब्लड का कैल्शियम लेवल जो है वो किसकी डिफिशियंसी से लो हो जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है, ब्लड में कैल्शियम लेवल बोला गया है, मतलब ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम कौन करता है? बोथ कैल्सिटोनिन एंड पैराथॉर्मोन, बी है कैल्सिटोनिन, सी है पैराथॉर्मोन, डी है थायरोक्सिन। तो यहाँ पे कैल्शियम लेवल को ब्लड में लोअर करने वाला क्वेश्चन में कहा गया है कि द ब्लड कैल्शियम लेवल इज लोअर। ब्लड का कैल्शियम लेवल जो है वो लो कब होता है? सो
ब्लड कैल्शियम लेवल लो कब होगा, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये। हम लोगों ने दो हार्मोन जो है वो कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड स्टडी किए हैं, एक पीटीएच पढ़ा है, पैराथॉर्मोन या पैराथायरॉइड हार्मोन, और दूसरा जो है थायरोकैल्सिटोनिन या सिंपली उसी को कैल्सिटोनिन भी कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में तो दोनों दिया हुआ है, बोथ कैल्सिटोनिन और पैराथॉर्मोन। सेकेंड ऑप्शन में जो है वो कैल्सिटोनिन दिया है, सी ऑप्शन में पैराथॉर्मोन दिया है, डी ऑप्शन में जो है थायरॉक्सिन दिया हुआ है। तो दो ऑप्शंस जो हैं कंफ्यूज करने वाले ऑप्शंस हैं, कैल्सिटोनिन और पैराथॉर्मोन। तो इसके अंदर जो है पैराथॉर्मोन ये रिलेवेंट है कि अगर पैराथॉर्मोन का लेवल कम होता है, मतलब पैराथॉर्मोन हमारे पैराथायरॉइड जो है वो किसी तरह से इनएक्टिव हो जाते हैं और वहां से पीटीएच का लेवल अगर कम हो जाता है, डिफिशियंसी हो जाती है, तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है। क्योंकि पैराथॉर्मोन जो है होता है ये हाइपर कैल्सियमिक होता है, ब्लड में कैल्शियम को लाता है। कहां से लेके आता है ब्लड में कैल्शियम को? एक तो बोन रिसॉर्प्शन से, एक फिनोमेनन होता है जिसको कहते हैं बोन रिसॉर्प्शन, मतलब वही बोन के ऊपर जो कैल्शियम लेयर होती है कैल्शियम फॉस्फेट की, उसको लीच आउट करता है, वहां से ब्रेक करके कैल्शियम को ब्लड में बढ़ाता है। और दूसरा जो इसका एक्ट है वो है हमारे जीआई ट्रैक्ट के ऊपर, इंटेस्टाइन पर। इंटेस्टाइन में जो हमारी डाइट है, जो हमने कंज्यूम की है, उसमें जो भी कैल्शियम है उस कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को फास्ट करना। तो जब कैल्शियम एब्जॉर्प्शन हमारे जीआई ट्रैक्ट से फास्ट होगा तो ऑटोमेटिकली ब्लड में कैल्शियम का लेवल जो है इंक्रीज होगा। जब बोन रिजॉर्प्शन होगा तो उसकी वजह से भी जो कैल्शियम वहां से बोन से लीच आउट होकर आएगा वो भी ब्लड में आएगा। इवन इट आल्सो एक्ट्स ऑन द नेफ्रॉन, नेफ्रॉन पर भी काम करता है अप टू सर्टेन एक्सटेंट, और नेफ्रॉन से भी जो है वो कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के टाइम में। तो तीन जगह से जो है कैल्शियम को उठा करके ब्लड में डिपॉजिट करवाता है, एक तो जीआई ट्रैक्ट से, और ज्यादा मेजर इफेक्ट जो होता है वो बोन रिसॉर्प्शन के फॉर्म में होता है। बोन्स के ऊपर जो कैल्शियम की लेयर होती है वहां से कैल्शियम को उठा के ब्लड में लेके आता है। और तीसरा जो है नेफ्रॉन के ऊपर, तो नेफ्रॉन के पर्टिकुलरली जो पीसीटी और डीसीटी वाला पार्ट होता है वहां से कैल्शियम को रीअब्सॉर्ब करवा के ब्लड में लेके आता है। तो इस तरह से धीरे धीरे ब्लड में कैल्शियम का जो लेवल होता है वो इंक्रीज होता जाता है। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि द ब्लड कैल्शियम लेवल लोअर्ड, यानी ब्लड में कैल्शियम का लेवल हो गया है कम। तो ये जो कंडीशन है ये किसकी वजह से हुई है या किसकी डिफिशियंसी से हुई है? बोला गया है ब्लड कैल्शियम लेवल इज लोअर्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ, मतलब कौन सा हार्मोन कम हुआ है कि जिसकी वजह से ब्लड का कैल्शियम लेवल भी कम हो गया है। तो यहाँ ऑप्शन में बोथ कैल्सिटोनिन और पैराथॉर्मोन एक ऑप्शन है, दोनों तो नहीं है, दोनों हाइपर कैल्सियमिक नहीं है, उसमें से दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट है। मैंने बताया था एक हाइपोकैल्सियमिक है कैल्सिटोनिन, और पैराथॉर्मोन जो है वो हाइपर कैल्सियमिक है। और बी ऑप्शन जो है वो कैल्सिटोनिन दिया हुआ है, तो कैल्सिटोनिन नहीं है तो सी सेल्स से आता है। और पैराथॉर्मोन जो है ये पैराथायरॉइड ग्लैंड के चीफ सेल्स से आता है। तो पैराथॉर्मोन इज द करेक्ट ऑप्शन। पैराथॉर्मोन कम हुआ है जिसकी वजह से हमारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल भी डिक्रीज हो गया है। तो क्वेश्चन से रिलेट कर रहा है, यही ऑप्शन सही है हमारा पैराथॉर्मोन, पीटीएच। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140, a health disorder that results from the deficiency of thyroxine in adults and characterized by, एक कंडीशन है, डिसऑर्डर है जो कि डिफिशियंसी ऑफ थायरोक्सिन की वजह से हो रही है एडल्ट्स में, कैरेक्टराइज्ड बाय, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स भी दिए हुए हैं। ऑप्शन है पहला स्टेटमेंट है जो है वो तीन स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि कंडीशन कैसी है। पहला है लो मेटाबॉलिक रेट, मेटाबॉलिक रेट कम है, मतलब बीएमआर कम है। दूसरी कंडीशन है इंक्रीज इन बॉडी वेट, बॉडी वेट इंक्रीज हुआ। तीसरी कंडीशन है टेंडेंसी टू रिटेन वाटर इन टिश्यूज, वाटर में जो टिश्यूज में वाटर है वो रिटेन हो रहा है, मतलब ये कि बॉडी के ऊपर स्वेलिंग आ रही है, बॉडी के ऊपर स्वेलिंग है, वेट कम है और मेटाबॉलिक रेट कम है, मतलब हार्ट रेट वगैरह कम है,
ब्रीदिंग रेट भी हो सकता है कम होगा, ब्लड प्रेशर भी जो है वो कम होगा, तो मेटाबॉलिक बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट कम है। तो तीन कंडीशन है, बहुत पिक्यूलियर कंडीशन है तीनों, और आइडेंटिफाइंग कंडीशन है, लो बीएमआर है, इंक्रीज बॉडी वेट है, और टिश्यूज के अंदर जो है, टिश्यूज के अंदर बीच बीच में वाटर जमा हो रहा है, तो बॉडी के ऊपर स्वेलिंग होने की वजह से वेट जो है वो गेन हो गया है। तो इसमें ये कंडीशन कौन सी है, ये जो फीचर्स दिखाए हुए हैं ये कौन सी डिजीज के फीचर्स हैं? पहला ऑप्शन है सिंपल गोइटर, दूसरा ऑप्शन है मिक्सोएडिमा, तीसरा ऑप्शन है क्रिटिनिज्म, और चौथा ऑप्शन है हाइपोथायरॉयडिज्म। तो सिंपल गोइटर हमको पता है इट इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की डिफिशियंसी से होता है सिंपल गोइटर जो होता है। और यहाँ जो कंडीशन है, जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मिक्सोएडिमा, इट इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ थायराइड हार्मोन इन एडल्ट्स, एडल्ट्स के अंदर थायराइड हार्मोन कम होने की वजह से ये कंडीशन आती है। और इसमें क्या होता है, बीएमआर जो है वो कम हो जाता है, बॉडी जो है वो वेट गेन होता है, पफी अपीयरेंस ऑफ स्किन होता है, और बॉडी का टेम्परेचर कम रहता है। तो इस कंडीशन को क्योर करने के लिए नॉर्मली जो थायराइड हार्मोन की जो टैबलेट्स होती हैं वो रिकमेंड की जाती हैं। सो मिक्सोएडिमा एडल्ट्स के अंदर, पर्टिकुलरली एडल्ट्स के अंदर ये कंडीशन आती है। और हाइपोथायरॉयडिज्म, दोनों ही हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन है, मिक्सोएडिमा भी एक ऑप्शन है और हाइपोथायरॉयडिज्म भी है। तो हम कहीं ना कहीं हाइपोथायरॉयडिज्म और मिक्सोएडिमा के साथ में मिक्सअप कर सकते हैं, बट हाइपोथायरॉयडिज्म जो है ये क्रिटिनिज्म को लीड करता है बच्चों में। तो यहाँ पे जो कंडीशन है, जो दी हुई कंडीशन है उसके हिसाब से तो मिक्सोएडिमा करेक्ट ऑप्शन है। सो 140 करेक्ट ऑप्शन बी, मिक्सोएडिमा। एडिमा मींस होता है स्वेलिंग, तो बॉडी पे स्वेलिंग बताया है, तो सीधा ऑप्शन जो है वो हमारा क्वेश्चन से रिलेट कर रहा है। 141 क्वेश्चन उसके बाद में, इंजरी टू एड्रिनल कॉर्टेक्स इज नॉट लाइकली टू अफेक्ट द सिक्रीशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग? इंजरी टू एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट्स होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है और एड्रिनल मेडुला होता है। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स की इंजरी, अगर मान लो किसी पर्सन को एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स वाले रीजन में इंजरी हो गई है, मतलब कॉर्टेक्स वाला रीजन जो है वो नॉन फंक्शनल हो गया है, तो इज नॉट लाइकली टू अफेक्ट द सिक्रीशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग? इनमें से कौन सी चीज का सिक्रीशन अफेक्ट नहीं होगा? मतलब एड्रिनल कॉर्टेक्स की इंजरी पे नीचे दिए हुए हार्मोन में से कौन सा हार्मोन का सिक्रीशन अफेक्ट नहीं होगा? तो पहला है यहाँ पे अल्डोस्टेरॉन, दूसरा ऑप्शन है बोथ एंड्रोस्टेनिडायोन, एंड्रोस्टेनिडायोन एंड डिहाइड्रोपीएंड्रोस्टेरॉन, सी है एड्रेनालिन, डी है कॉर्टिसोल। देखो इसमें से अल्डोस्टेरॉन कॉर्टेक्स का हार्मोन है, एंड्रोस्टेनिडायोन और डिहाइड्रोपीएंड्रोस्टेरॉन ये दोनों भी जो है ये कॉर्टिकल हार्मोन है एड्रिनल कॉर्टेक्स के। सॉरी, ये दोनों जो है एंड्रोस्टेनिडायोन और डिहाइड्रोपीएंड्रोस्टेरॉन ये जो है ये प्रिकर्सर्स हैं, ये टेस्टोस्टेरोन या जो एंड्रोजन होता है मेल सेक्स हार्मोन जो होता है ये उसके प्रिकर्सर्स हैं। एड्रेनालिन यहाँ पर एक ऑप्शन है, सी ऑप्शन, जो कि एड्रिनल मेडुला का हार्मोन है। कॉर्टिसोल जो है वो भी एड्रिनल कॉर्टेक्स का हार्मोन है। तो करेक्ट ऑप्शन है एड्रेनालिन। थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं 141 में। तो एड्रिनल ग्लैंड जो है इसको सुप्रारेनल ग्लैंड भी कहते हैं। Each of which covers the superior surface of the kidney. Each gland has two parts, the medulla and the cortex. The medulla forms the gray core of the gland. Medulla जो है वो ग्रे कलर का होता है, कोर लाइक है। It consists mainly of chromaffin tissues and is stimulated by sympathetic nervous system to produce adrenaline and noradrenaline. हमने स्टडी किया है एड्रिनल मेडुला से एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन
कॉर्टेक्स जो है वो लाइट येलोइश कलर का होता है और ये स्टिमुलेट होता है पिट्यूटरी के जो हार्मोन है वहां से एसीटीएच जो आता है उससे स्टिमुलेट होता है और 3 टाइप के यहाँ से जो है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्रोड्यूस होते हैं। कॉर्टिसोल है, फिर अल्डोस्टेरॉन है और कुछ सेक्सुअल हार्मोन होते हैं, एंड्रोजन लाइक हार्मोन होते हैं, ईस्ट्रोजन एंड एंड्रोजन। तो यहां से एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन रिलीज नहीं होते हैं। वो एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन ने स्टडी किया है, ये रिलीज होते हैं एड्रिनल के मेडुला वाले पार्ट से। सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी, एड्रेनालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 142। लो कैल्शियम इन द बॉडी फ्लूइड मे बी द कॉज ऑफ। बॉडी फ्लूइड मतलब यहाँ पे ब्लड, ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम रहना, लो रहना, ये इट मे बी द कॉज ऑफ, किसकी वजह से ये हुआ है या कौन सी कंडीशन में ऐसा होता है। ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है टेटानी, सेकेंड ऑप्शन है एनीमिया, सी ऑप्शन है एंजाइना पेक्टोरिस, डी ऑप्शन है गाउट। तो डिजीजेस के नाम दिए हुए हैं। अब इसमें जो टेटानी कंडीशन है ये हाइपोपैराथायरॉयडिज्म की वजह से होती है, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। एनीमिया तो जनरल कंडीशन है, या तो ब्लड के सेल्स कम हो जाना आरबीसीज का, और या के टोटल हीमोग्लोबिन का कम हो जाना, हीमोग्लोबिन या उससे रिलेवेंट जो कंपोनेंट है उसका कम हो जाना। एंजाइना पेक्टोरिस का हमने स्टडी किया है, इट इज द चेस्ट पेन। गॉट हमने स्टडी किया है, इट इज ड्यू टू यूरिक एसिड एक्यूमुलेशन। तो कैल्शियम आयन से रिलेटेड इसके अंदर जो डिजीज है, कैल्शियम आयन रिलेट करता है पैराथायरॉइड को, और पैराथायरॉइड में हाइपोपैराथायरॉयडिज्म की वजह से जो कंडीशन आती है वो है टेटानी। सो टेटानी जो है ये कॉज, इसके अंदर कॉज होता है मस्कुलर ट्विच कॉज होता है, यानी कि सडन कॉन्ट्रैक्शन, इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन, जो पर्टिकुलरली फिंगर्स के ऊपर जो कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, फिंगर्स इस तरह से बंद हो जाते हैं, हम उसको बहुत कोशिश करने के बाद में भी अपनी फिस्ट को ओपन नहीं कर पाते हैं। तो ये जो कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है इनवॉलंटरी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन वाली। तो इस कंडीशन को कहा जाता है टेटानी। क्वेश्चन नंबर 143 उसके बाद में है, which one of the following pairs is incorrectly matched? इसमें से कौन सी कंडीशन या कौन सा पेयर जो है वो इनकरेक्टली मैच है। तो यहाँ पर जो है वो हर एक ऑप्शन में हार्मोन का नाम और वहां से और वो उसका सोर्स दिया हुआ है। तो इनकरेक्टली मैच्ड कंडीशन हमको पिकअप करना है। पहला है ग्लूकागॉन, उसके आगे लिखा हुआ है बीटा सेल और ब्रैकेट में लिखा है सोर्स। मतलब ये हुआ कि ग्लूकागॉन का जो सोर्स है वो बीटा सेल्स है। सेकंड लिखा हुआ है सोमेटोस्टैटिन और आगे लिखा हुआ है डेल्टा सेल्स, ब्रैकेट में सोर्स। मतलब सोमेटोस्टैटिन जो है वो डेल्टा सेल से रिलीज होता है, ऐसा बोलना है इस ऑप्शन में। सी ऑप्शन है कॉर्पस ल्यूटियम और उसके आगे लिखा हुआ है रिलैक्सिन और ब्रैकेट में लिखा हुआ है सिक्रीशन। मतलब कॉर्पस ल्यूटियम से रिलैक्सिन का सिक्रीशन होता है, ऐसा बोलना है। डी ऑप्शन है इंसुलिन, उसके आगे लिखा हुआ है डायबिटीज मेलिटस और ब्रैकेट में लिखा हुआ है डिजीज। मतलब ये कि इंसुलिन जो है ये डायबिटीज मेलिटस से रिलेटेड है या इन दोनों का आपस में रिलेशन है। तो इसमें हमको आइडेंटिफाई करना है इनकरेक्टली मैच्ड पेयर। मतलब जो इनकरेक्ट पेयर है वो आइडेंटिफाई करना है, कौन सा इनकरेक्ट है वो देखना है। तो यहां पर आप देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है ग्लूकागॉन आगे बीटा सेल, सेकंड सोमेटोस्टैटिन डेल्टा सेल करेक्ट है। कॉर्पस ल्यूटियम रिलैक्सिन, कॉर्पस ल्यूटियम रिलैक्सिन। ऐसे हमने स्टडी किया है कि रिलैक्सिन जो होता है ये मेजर अमाउंट में रिलीज होता है प्लेसेंटा से, बट अ लिटिल अमाउंट ऑफ रिलैक्सिन हार्मोन is also released from the degenerating corpus luteum. corpus luteum प्लेसेंटा बनने के बाद में
प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर प्लेसेंटा बनने के बाद में कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम का जो फंक्शन है वो प्लेसेंटा ओवरकम कर लेता है। लेकिन डीजनरेट होता हुआ जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है, ये भी जो प्रेगनेंसी के लास्ट के 1 और 1.5 मंथ होते हैं, तो इसके अंदर कुछ अमाउंट में रिलैक्सिन रिलीज करता है, और आखिरी में जो मेजर अमाउंट ऑफ रिलैक्सिन रिलीज होता है वो प्लेसेंटा से ही होता है। पार्चुरेशन में हेल्प करता है, ऑक्सीटोसिन जो है वो कॉन्ट्रैक्शन का करवाता है, और रिलैक्सिन जो है वो स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करवाता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम रिलैक्सिन कहीं ना कहीं जो है वो कंफ्यूज करने वाला तो ऑप्शन है हमारे लिए, क्योंकि हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में रिलैक्सिन जहां स्टडी किया है वो प्लेसेंटा के फंक्शन के अंदर में स्टडी किया है। But remember, a little amount of relaxin is also released from degenerating corpus luteum. तो corpus luteum relaxin वाला जो ऑप्शन है हमारा वो करेक्ट है, मतलब ये की जो जोड़ी है वो करेक्ट है, और हमको आइडेंटिफाई करना है इनकरेक्ट पेयर को। तो यहाँ जो क्लियर कट इनकरेक्ट पेयर है, हाँ, इंसुलिन डायबिटीज मेलिटस दिया हुआ है, इंसुलिन डायबिटीज मेलिटस, ये किस तरह की कंडीशन दी हुई है, ये भी करेक्ट है, हमको पता है इंसुलिन और डायबिटीज मेलिटस का कोई रिलेशन है, हमको इनकरेक्ट आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे ग्लूकागॉन आगे लिखा हुआ है बीटा सेल, हमको पता है कि ग्लूकागॉन, हमने ट्री डायग्राम पढ़ा था इसके लिए, पैंक्रियाज वाले हार्मोन्स के लिए। तो पैंक्रियाज के अंदर ड्यूअल ग्लैंड है, वो एक्सोक्राइन भी है, एंडोक्राइन भी है। उसका एंडोक्राइन जो पार्ट होता है वो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से बनता है। Islet of Langerhans consists of 3 types of cells. Alpha cells, which are responsible for secretion of which glucagon. Beta cells जो हैं they release insulin. Delta cell they release somatostatin. Somatostatin जो है ये हार्मोन होने के साथ साथ में एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर भी है, जो कुछ अमाउंट में हमारे ब्रेन टिश्यू से भी रिलीज होता है और जीआई ट्रैक्ट में भी रिलीज होता है। तो ग्लूकागॉन बीटा सेल ऑप्शन ए जो है ये इनकरेक्टली मैच है, क्योंकि ग्लूकागॉन जो है वो बीटा सेल से रिलीज नहीं होता, इट इज रिलीज फ्रॉम अल्फा सेल। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन, जो कि इनकरेक्टली मैच पेयर है। क्वेश्चन नंबर 144 है, सिलेक्ट द करेक्ट मैचिंग ऑफ अ हार्मोन कॉमा इट्स सोर्स एंड फंक्शन। तो यहाँ पर 3 तरह के कॉलम जैसे दिए हुए हैं, हार्मोन एक तरफ दिया हुआ है, मिडल में जो है वो सोर्स दिया हुआ है, और तीसरे कॉलम में दिया हुआ है फंक्शन। सो हार्मोन, सोर्स, फंक्शन। ए दिया हुआ है वैसोप्रेसिन, उसके आगे सोर्स में लिखा हुआ है पोस्टेरियर पिट्यूटरी, और उसके आगे फंक्शन में लिखा है इंक्रीज लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन। बी ऑप्शन है नॉर एपिनेफ्रिन, सोर्स में लिखा हुआ है एड्रिनल मेडुला, आगे लिखा हुआ है इंक्रीज हार्ट बीट, मतलब फंक्शन में लिखा हुआ है इंक्रीज हार्ट बीट कॉमा रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड अलर्टनेस। सी ऑप्शन है ग्लूकागॉन, आगे लिखा हुआ है बीटा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, फंक्शन में लिखा हुआ है स्टिमुलेट ग्लाइकोजिनोलाइसिस। डी ऑप्शन है प्रोलैक्टिन, सोर्स उसका बताया गया है पोस्टेरियर पिट्यूटरी, फंक्शन में लिखा गया है रेगुलेट ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड मिल्क फॉर्मेशन इन फीमेल्स। तो हमको आइडेंटिफाई करना है, सिलेक्ट द करेक्ट मैचिंग ऑफ अ हार्मोन, इट्स सोर्स एंड फंक्शन। हार्मोन, उसका सोर्स और उसका फंक्शन, 3 चीजें, तीनों करेक्ट होना चाहिए लाइन से। तो पहले में आप देखेंगे तो यहाँ पे हार्मोन लिखा है वैसोप्रेसिन, सोर्स लिखा है पोस्टेरियर पिट्यूटरी, तो यहां तक तो ठीक है। फंक्शन लिखा है इंक्रीज लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन, मतलब ये वाटर में यूरिन को लॉस करवाता है, तो ये फंक्शन रॉन्ग लिखा हुआ है। ये क्या करता है, यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करता है, मतलब वाटर का एब्जॉर्प्शन करवाता है, बॉडी में वाटर रोकता है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन नहीं हुआ। बी में लिखा हुआ है नॉर एपिनेफ्रिन, आगे लिखा है एड्रिनल मेडुला,
तो करेक्ट है, नॉर एपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन दोनों जो है वो एड्रिनल मेडुला से आते हैं। फंक्शन में लिखा हुआ है इंक्रीज हार्ट बीट, रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड अलर्टनेस। तो फंक्शन भी जो है इससे रिलेट हो रहे हैं। सो बी इज करेक्ट वन। फिर भी एक ऑप्शन हम और देख लेते हैं जो थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है। यहां पर जो और कंफ्यूज करने वाला है वो है प्रोलैक्टिन। ग्लूकागॉन के आगे तो बीटा सेल लिख दिया है तो वहीं पर रॉन्ग हो जाता है वो। प्रोलैक्टिन उसके आगे लिखा हुआ है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो प्रोलैक्टिन जो है एलटीएच भी कहते हैं, ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन। इसका जो सोर्स होता है ये होता है एंटीरियर पिट्यूटरी। तो यहाँ अपने ऑप्शन में पोस्टीरियर लिखा है तो ये वाला ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनता है रिलेवेंट ऑप्शन वो होता है नॉर एपिनेफ्रिन एड्रिनल मेडुला, उसका सोर्स इंक्रीज हार्ट बीट, रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड अलर्टनेस, ये है उसके फंक्शन। सो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145। मैच द सोर्स ग्लैंड विथ इट्स रिस्पेक्टिव हार्मोन एंड फंक्शन एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो एक तरफ सोर्स ग्लैंड लिखा हुआ है वैसे ही है और दूसरी तरफ हार्मोन का नाम है और तीसरे कॉलम में उसका फंक्शन। तो पहला है एंटीरियर पिट्यूटरी, हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, फंक्शन में लिखा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस मसल ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। तो ये ऑप्शन आप देख रहे हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और हार्मोन में ऑक्सीटोसिन है। तो ऑक्सीटोसिन जो होता है ये एंटीरियर पिट्यूटरी से नहीं आता है, ये आता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। तो हार्मोन और फंक्शन करेक्ट है लेकिन सोर्स रॉन्ग है। फिर सेकेंड ऑप्शन में लिखा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, आगे लिखा गया है वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन इज द अनदर नेम फॉर एडीएच, एंटी डायबिटिक हार्मोन। फंक्शन में लिखा गया है स्टिमुलेट रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से वेसोप्रेसिन आता है एडीएच, और ये क्या करता है पर्टिकुलरली जो डीसीटी है, डीसीटी और सीटी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, यहां से वाटर को जो है वो एब्जॉर्ब करवाता है। तो वाटर को एब्जॉर्ब करवाता है तो हमारी बॉडी में वाटर को रिटेन करता है और यूरिन जो है उसकी वजह से कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, लिटिल बिट कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। तो ये ऑप्शन जो है ऑप्शन बी, सोर्स हार्मोन और फंक्शन तीनों को लेकर के करेक्ट है। तो ये मैच कर रहा है, ये हमारा है करेक्ट ऑप्शन। सी पे वैसे लिखा हुआ है कॉर्पस ल्यूटियम और आगे लिखा है एस्ट्रोजन। कॉर्पस ल्यूटियम से आता है प्रोजेस्टेरॉन और फंक्शन में भी लिखा है सपोर्ट प्रेगनेंसी। फिर डी में लिखा हुआ है थायराइड, हार्मोन है थायरॉक्सिन और फंक्शन में लिखा हुआ है रेगुलेट ब्लड कैल्शियम लेवल। तो कैल्शियम लेवल तो कैल्सिटोनिन मेंटेन करता है, वो थायराइड से ही आता है, बट थायरॉक्सिन नहीं कहते हैं उसको, सी सेल से आता है। ये जो थायरॉक्सिन है ये हमारी बॉडी का बीएमआर मेंटेन करता है, मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146 है, गिवन बिलो is an incomplete table on hormone, their source, gland and one major effect of each human body. Identify the option representing correct grouping of hormone, its gland and effect. सेम उसी पैटर्न पर है जैसे इसके पहले के दो क्वेश्चन थे। हार्मोन दिया हुआ है, सोर्स दिया हुआ है, उसका मेजर फंक्शन दिया हुआ है। तो इस तरह से है ग्लैंड ए, ग्लैंड में लिखा हुआ है ए, सिक्रीशन में लिखा हुआ है एस्ट्रोजन, फंक्शन में लिखा है मेंटेनेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। मतलब ग्लैंड के अंडर में ए लिखा है तो ए हमको आइडेंटिफाई करना है, बहुत इजीली आइडेंटिफाइबल है। सिक्रीशन है एस्ट्रोजन तो डायरेक्ट समझ में आ गया होगा कि ग्लैंड ए जो है ये क्या रहेगा, ओवरी। फिर ग्लैंड वाले ही कॉलम में लिखा हुआ है नीचे अल्फा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस और उसके आगे सिक्रीशन लिखा हुआ है बी, मतलब अल्फा सेल ऑफ अल्फा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस क्या रिलीज करते हैं, सिक्रीशन में बी लिखा हुआ है। तो हार्मोन का नाम क्या होगा यहाँ पे, हार्मोन का नाम होगा, अल्फा सेल से क्या आता है, ग्लूकागॉन आता है, तो ग्लूकागॉन, और आगे लिखा हुआ है रेजेस ब्लड शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाना।
फिर ग्लैंड वाले कॉलम में लिखा है एंटीरियर पिट्यूटरी और सिक्रीशन में लिखा हुआ है सी, और आगे लिखा हुआ है ओवर सिक्रीशन लीड्स टू जाइगेंटिज्म, मतलब जो सिक्रीशन होगा जाइगेंटिज्म किसके ओवर सिक्रीशन से होता है, इट इज ड्यू टू ग्रोथ हार्मोन। तो ए हो गया ओवरी, बी हो गया ग्लूकागॉन, सी हो गया ग्रोथ हार्मोन। तो अब ऑप्शन में मैच कर लेना, ए बी सी डी ऑप्शन में इस तरह से लिखा हुआ है ग्रुपिंग के साथ में। सो ए ओवरी, बी ग्लूकागॉन और सी ग्रोथ हार्मोन। तो इस हिसाब से अपना करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147, the 24-hour diurnal rhythm of our body such as sleep wake cycle is regulated by the hormone। 24 आवर में या 24 आवर्स की जो डायोर्नल रिदम वाली साइकिल है, स्लीप वेक साइकिल जो है, ये किससे रेगुलेट होती है, कैसे रेगुलेट होती है? ऑप्शन है ए कैल्सिटोनिन, बी प्रोलैक्टिन, सी एड्रेनालिन, डी मेलाटोनिन। तो कैल्सिटोनिन, प्रोलैक्टिन, एड्रेनालिन, मेलाटोनिन। और हमने स्टडी किया है डायूर्नल रिदम, और एक वर्ड वहां पर स्टडी किया था सर्काडियन रिदम बोल के। तो ये कहां से कंट्रोल होता है? इट इज कंट्रोल फ्रॉम द पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड से कंट्रोल होता है। मेलाटोनिन हार्मोन का नाम है, मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज होता है। और पीनियल ग्लैंड जो है ये हमारे एपिथैलेमस का पार्ट है, थैलेमस का के एपिथैलेमस वाले पार्ट का आउटग्रोथ है, पोस्टीरियर आउटग्रोथ है। और भी फंक्शन है मेलाटोनिन के, कुछ स्किन पिगमेंटेशन के ऊपर कंट्रोल करता है, फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर थोड़ा इफेक्ट होता है इसका। तो जितने साइक्लिक चेंजेस होते हैं बॉडी में, उनके ऊपर कहीं ना कहीं मेलाटोनिन का इफेक्ट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्लाइड क्वेश्चन है, 2012 AIPMT का क्वेश्चन है। A person entering an empty room suddenly finds a snake right in front of the opening of the door. Which one of the following is likely to happen in his neurohormonal control system? तो क्वेश्चन जो है वो अप्लाइड सेंस में पूछा गया है। एक पर्सन है जो एम्प्टी रूम का जैसे ही दरवाजा खोलता है, दरवाजे के बिल्कुल सामने जो है उसको स्नेक नजर आता है। तो उसकी बॉडी में कौन से न्यूरो हार्मोनल चेंजेस होंगे, मतलब उस कंडीशन में कौन से न्यूरो हार्मोनल चेंजेस होंगे। सो क्वेश्चन पूछने का आप अंदाज देख सकते हो किस तरह से अप्लाइड क्वेश्चन जो है वो बनाए जाते हैं। अगेन दिस इज द कंडीशन विच इज स्ट्रेसफुल कंडीशन। तो ये कंडीशन जो है वो फाइट फ्लाइट और फ्लाइट वाली कंडीशन में से एक कंडीशन है। तो समझ में आ गया होगा कौन सा ग्लैंड जो है इसके अंदर इन्वॉल्व है। पहला ऑप्शन है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज एक्टिवेटेड रिलीजिंग एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन फ्रॉम एड्रिनल मेडुला। सेकेंड ऑप्शन है न्यूरोट्रांसमीटर डिफ्यूजेस रैपिडली अक्रॉस द क्लेफ्ट एंड ट्रांसमिट अ नर्व इंपल्स। ऑप्शन सी है हाइपोथैलेमस एक्टिवेट्स द पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन ऑफ द ब्रेन। ऑप्शन डी है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज एक्टिवेटेड रिलीजिंग एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन डी कंफ्यूज करने वाले हैं, एक ही वर्ड का फर्क है सिर्फ इसके अंदर। तो सिंपैथेटिक पहले ऑप्शन ए में दिया हुआ है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज एक्टिवेटेड और रिलीजिंग एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन फ्रॉम एड्रिनल मेडुला। यहाँ पे एड्रिनल मेडुला लिखा हुआ है। डी ऑप्शन में लिखा गया है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज एक्टिवेटेड रिलीजिंग एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज हो। तो हमको पता है एड्रिनल मेडुला से एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन ये रिलीज होता है। सो एड्रिनल मेडुला वाला जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। Sympathetic nervous system is activated releasing
एपिनेफ्रीन, नॉरएपिनेफ्रीन फ्रॉम एड्रिनल मेडुला। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हॉर्मोन्स आर द एग्जांपल्स ऑफ दोज that can easily pass through the cell membrane of the target cell and bind to the receptor inside it, mostly in the nucleus। इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन से हार्मोन का जो पेयर है, पेयर में दिए है हार्मोन, वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है, टारगेट ऑर्गन की जो सेल मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस कर सकता है और उसके रिसेप्टर जो है वो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक है, इनसाइड द साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के लेवल पर जाकर के काम करता है। तो हमको पता है ये जो इशारा है, जो हिंट है किसकी तरफ है, ये स्टेरॉइड हार्मोन की तरफ है। तो यहाँ पे हार्मोन का नाम जोड़ी में जो दिया हुआ है उसमें हमको ये देखना है कि प्रोटीन हार्मोन कौन से हैं, अमाइन कौन से हैं और स्टेरॉइड वाली जोड़ी कौन सी है। तो पहला है इंसुलिन कॉमा ग्लूकागॉन, बोथ आर प्रोटीन हार्मोन। थायरॉक्सिन इंसुलिन, तो यहाँ पे थायरॉक्सिन जो है ये तो आयोडोथायरोनिन है, सरफेस रिसेप्टर रहते हैं इसके। इंसुलिन तो प्रोटीन हार्मोन है, एक्सक्लूसिवली प्रोटीन हार्मोन है। सोमेटोस्टेटिन ऑक्सीटोसिन भी प्रोटीन हार्मोन है। डी ऑप्शन में दिया है कॉर्टिसोल एंड टेस्टोस्टेरोन, दोनों हार्मोन जो है वो स्टेरॉइड डेरिवेटिव्स हैं। तो कॉर्टिसोल और टेस्टोस्टेरोन इनके जो रिसेप्टर हैं वो इंट्रा साइटोप्लाज्मिक रहते हैं और उनको कैरी करके न्यूक्लियस तक लेकर जाते हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर जाके ये वर्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 151 देखिए, 151, 152, 153 लाइन से 3 क्वेश्चन है। 2013 नीट के एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन है। तो आप समझ सकते हैं कि नीट के एग्जाम में 3 क्वेश्चन 2013 में आए थे और इसी तरह के ज्यादा से ज्यादा 3 और मिनिमम आपको 2 क्वेश्चन तो जरूर इस चैप्टर के ऊपर मिलेंगे ही। सो 151 में पूछा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू द एंडोक्राइन सिस्टम। कौन सा स्टेटमेंट एंडोक्राइन सिस्टम को लेके करेक्ट है? पहला है नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी इन ट्रेस अमाउंट दैट एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर आर नोन एज हार्मोन। मतलब हार्मोन की डेफिनेशन दी हुई है पहले। सेकंड ऑप्शन लिखा हुआ है रिलीज एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। हमको पता है रिलीज और इनहिबिटरी हार्मोन पिट्यूटरी से नहीं आते, हाइपोथैलेमस से आते हैं। तो ये स्टेटमेंट सीधा रॉन्ग हो जाएगा, हमको करेक्ट देखना है। सी है एडिनोहाइपोफाइसिस इज अंडर डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। एडिनोहाइपोफाइसिस को बोला है अंडर डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। तो एडिनोहाइपोफाइसिस एंटीरियर पिट्यूटरी। डी ऑप्शन भी देख लेते हैं ऑर्गन्स इन द बॉडी लाइक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कॉमा हार्ट, किडनी एंड लीवर डू नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मोन। तो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, एएनएफ हार्मोन पढ़ा हार्ट से, किडनी से जो है एरिथ्रोपोएटिन प्रोड्यूस होता है, रेनिन प्रोड्यूस होता है, जीआई ट्रैक्ट से गैस्ट्रीन है, सिक्रीटिन है, कोलसिस्टोकाइनिन है, जीआईपी है, ये सब प्रोड्यूस होते हैं। तो डी ऑप्शन तो रिलेवेंट नहीं है, मतलब इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए में हार्मोन की जो डेफिनेशन दी हुई है वो बिल्कुल वही डेफिनेशन है जो एनसीईआरटी में है। These are the non-nutrient chemical produced by the body in trace amount, very trace amount, acts as intercellular messenger. These are the chemical messenger और इन्हीं को हम हार्मोन कहते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 152 क्वेश्चन नंबर 152 में देखिए तो सिलेक्ट द आंसर which correctly matches the endocrine gland with the hormone it secretes and function oblique deficiency symptom। 3 कॉलम है, यहाँ भी एंडोक्राइन ग्लैंड है, फिर हार्मोन है और उसके आगे उसका फंक्शन ऑब्लिक करके डिफिशियंसी सिम्पटम। यहाँ फंक्शन है या डिफिशियंसी सिम्पटम है। तो पहले नंबर पे लिखा हुआ है थायराइड ग्लैंड, उसके आगे हार्मोन में लिखा हुआ है थायरोक्सिन और फंक्शन या डिफिशियंसी में लिखा हुआ है लैक ऑफ आयोडीन इन डाइट रिजल्टिंग गोइटर। हमको देखो तीनों ही रिलेट हो रहे हैं, थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन रिलीज हो रहा है, आयोडीन की डिफिशियंसी की वजह से गोइटर होती है डिजीज। तो ये ऑप्शन ही करेक्ट है डायरेक्ट। सेकंड भी देख लेते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम के आगे टेस्टोस्टेरोन लिखा, यहीं पर रॉन्ग हो जाता है। फिर सी एंटीरियर पिट्यूटरी है, उसके आगे लिखा हुआ है ऑक्सीटोसिन, यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आता है ऑक्सीटोसिन।
डी ऑप्शन में लिखा हुआ है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, उसके आगे लिखा हुआ है ग्रोथ हार्मोन, ये भी यहीं पर रॉन्ग हो जाता है, ग्रोथ हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से आता है। तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। फिर नीट का ही क्वेश्चन है 2013 का, अ प्रेग्नेंट फीमेल डिलीवर्स अ बेबी हु सफर्स फ्रॉम स्टंटेड ग्रोथ, मेंटल रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंट कोएफिशिएंट एंड एबनॉर्मल स्किन। मतलब एक बेबी है जिसकी ग्रोथ स्टंटेड है, मेंटली एबनॉर्मल है, आईक्यू लेवल कम है उसका, और एबनॉर्मलिटी इन स्किन है। तो ये कंडीशन जो है किससे रिलेट होगी, दिस इज द रिजल्ट ऑफ, किसकी वजह से ऐसा हुआ हो सकता है। पहला है द कैंसर ऑफ द थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड में कैंसर होगा तो सेल्स ओवर एक्टिव हो जाएंगे और कंडीशन जो है वो हाइपर थायराइड वाली आ जाएगी। बी है ओवर सिक्रीशन ऑफ पार्स डिस्टालिस, सी है डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट, डी है लो सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो करेक्ट ऑप्शन यहां बनता है डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट। तो आयोडीन कम हुआ तो इसकी वजह से हाइपो सिक्रीशन हुआ होगा। थायराइड का जो हाइपो सिक्रीशन है अगर मदर की बॉडी में होता है, पर्टिकुलरली प्रेग्नेंट फीमेल की बॉडी में, तो उसकी वजह से फीटस के ऊपर एब्नॉर्मलिटीज आती हैं। इसीलिए नेचुरली जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं प्रेगनेंसी के टाइम पर जो है उनका थायराइड लेवल नेचुरली इंक्रीज हो जाता है, नॉर्मल कंडीशन से थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 155 है, फाइट और फ्लाइट रिएक्शन कॉज एक्टिवेशन ऑफ। फाइट और फ्लाइट जो रिएक्शन है ये किस चीज को एक्टिवेट करता है। पहला ऑप्शन है द पैराथायरॉइड ग्लैंड लीडिंग टू इंक्रीज्ड मेटाबॉलिक रेट, बी है द किडनी लीडिंग टू सप्रेशन ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन पाथवे, सी ऑप्शन है द एड्रिनल मेडुला लीडिंग टू इंक्रीज्ड सिक्रीशन ऑफ एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, डी है द पैंक्रियाज लीडिंग टू रिडक्शन इन द ब्लड शुगर लेवल। तो फाइट और फ्लाइट रिएक्शन जो है कॉज एक्टिवेशन ऑफ किस चीज, मतलब इमरजेंसी कंडीशन या स्ट्रेसफुल कंडीशन किस चीज को एक्टिवेट करती है। तो हमने कई क्वेश्चन से रिलेटेड सॉल्व किए हैं। ये स्टिमुलेट करती है एड्रिनल मेडुला को, एड्रिनल मेडुला को, और रिलीज करवाती है एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। एक और ट्रेमर वाला क्वेश्चन हमने स्टडी किया है, अभी जो है क्वेश्चंस में पर्सन एंटरिंग एन एम्प्टी रूम फाइंड्स अ स्नेक इन फ्रंट ऑफ द डोर, ये वाला क्वेश्चन था। तो ये इमरजेंसी कंडीशन वाले हैं, ये सारी कंडीशन इमरजेंसी कंडीशंस को रिलेट कर रही हैं। तो एड्रिनल मेडुला से रिलेटेड है एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन से। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, द एड्रिनल मेडुला लीडिंग टू इंक्रीज्ड सिक्रीशन ऑफ एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 158, व्हिच वन, लास्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग hormones though synthesized elsewhere is stored and released by the master gland। इसमें से कौन सा हार्मोन कहीं और सिंथेसाइज होता है और फिर स्टोर और रिलीज होता है मास्टर ग्लैंड से, मास्टर ग्लैंड मतलब पिट्यूटरी से। पहला हार्मोन है प्रोलैक्टिन, दूसरा है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन मतलब MSH, तीसरा हार्मोन है एंटी डायूरेटिक हार्मोन दैट इज ADH, डी ऑप्शन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मतलब LH। तो इनमें से देखो प्रोलैक्टिन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन मतलब MSH और ल्यूटिनाइजिंग है LH, ये सभी जो है ये एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है, ट्रोपिक हार्मोन है ये सारे। हाँ, एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH हार्मोन, ये हार्मोन रिलीज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से बट सिंथेसाइज होता है हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस के जो न्यूक्लियाई रहते हैं वो इसको सिंथेसाइज करके फिर इनको जो है पिट्यूटरी साइड सेल्स में, पिट्यूटरी साइड जो सेल्स होते हैं उनके अंदर जाकर के स्टोर करते हैं और फिर जरूरत पड़ने पर यहाँ से जब कंडीशन आती है तो यहाँ से ये रिलीज होता है एंटी डायरेटिक हार्मोन और टारगेट करता है किडनी के ट्यूब्यूल्स को, DCT और CT को। तो चार में से ये एक हार्मोन है एंटी डायरेटिक हार्मोन जो कि सिंथेसाइज होता है हाइपोथैलेमस के सेल्स से, न्यूक्लियाई जो रहते हैं वहां पे स्टोर होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में और वहीं से रिलीज भी होता है। तो यहाँ तक कि हमने जो है वो केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन के MCQs को कंप्लीट किया। हमारा जो ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट था वो कंप्लीट हो गया।
एमसीक्यूज के साथ कंप्लीट हो गया। फिर हमने और रिप्रोडक्शन वाला कंप्लीट किया यूनिट एमसीक्यूज के साथ में, जेनेटिक्स वाला यूनिट कंप्लीट किया एमसीक्यूज के साथ। तो जितना मैंने अभी तक के पढ़ाया है सभी का एमसीक्यू भी हो चुका है, सिनॉप्सिस पहले और उसके बाद में एमसीक्यू। तो यहाँ तक के हमने जो है वो अपने इस सेशन के 3 यूनिट्स जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी और रिप्रोडक्शन और तीसरा जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे कंक्लूड करते हैं।